गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ अगर एक नाम बार बार लिया गया तो वह उनके मामले खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी का। आज उनसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अल अज़ीज़िया रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मियां नवाज शरीफ का बयान मुकम्मल। नवाज शरीफ का अपने दिफा में गवाह पेश करने से इनकार। वज़ीर आज़म करप्शन के इल्जामात लगाकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। एहसन इकबाल का बयान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी हर जानिब से इल्जामात की ज़द में क्यों हैं? पूछेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 3 बार मुल्क के वजीर आजम बनने वाले मियां नवाज शरीफ आजकल अदालत में करप्शन रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। इवन फील्ड रेफरेंस में उन्हें सजा हो चुकी है। इस सजा के खिलाफ उनकी अपील हाई कोर्ट में जेर समात है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस अल अज़ीज़िया रेफरेंस की समात अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ ने अपने दिफा में गवाह ना पेश करने का फैसला किया है। आज उन्होंने अदालत में बयान देते हुए कहा कि नैब ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि मैंने अल अज़ीज़िया या हिल मेटल कायम की हो। अब ये साबित करने में भी नाकाम हो चुका है नैब कि हसन नवाज और हुसैन नवाज मेरे ज़ेरे कफालत थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो ये भी कहते हैं कि इस्तखाज़ा ये भी साबित करने में नाकाम रहा है कि मेरा यानी नवाज शरीफ साहब का अल अज़ीज़िया या हिल मेटल के इंतजामी मामलात में कोई भी किरदार रहा हो। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फर्द जुर्म साबित करने में भी कोई सबूत नैब फराहम नहीं कर सका। नैब की जानिब से अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब पर क्या क्या इल्जामात हैं, इन पर एक निगाह डालते हैं। नवाज शरीफ ने सरकारी ओहदे लेने के साथ साथ कारोबार किया। उन्होंने वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के बावजूद अपने ही नाम से कारोबार किया। 1991 में नवाज शरीफ ने कारोबार बच्चों के नाम मुंतकिल किया। करोड़ों रुपए के फंड्स बच्चों ने वालिद को तोहफे में दिए। ये भारी रकूम असासे खरीदने में इस्तेमाल की गई। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में एक तफसीली बयान दिया था, लेकिन एहतसाब अदालत में उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इस बयान पर उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी जो बात उन्होंने कही है वो उससे पीछे हटना चाहते हैं। लेट्स वॉच कि उन्होंने क्या कहा था। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन अब हजूर नहीं चाहते कि इन ज़राए के बारे में जो पार्लियामेंट में कहा गया है उस पर कोई बात करे। नवाज शरीफ ने आज अदालत में यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि उन्होंने अपने बेटों की तालीम और कारोबार के लिए कोई रकम पाकिस्तान से नहीं भेजी। लेकिन हसन नवाज ने उस जमाने में एक इंटरव्यू में क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट वंस अगेन। The flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the court and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to
But you live asked to. there. So it doesn't matter. Don't I'm you not know earning, who I'm it's not rented earning. from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? Would I've got that... nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? जुल्फ़िकार बुखारी साहब, आपसे बहुत सारे सवालात आपके हवाले से भी होंगे, आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी होंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त मामला ये आज का है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लंदन में कैसे रहा जाता है, वहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है, ये जो आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये खुद से पॉसिबल है कि बच्चे फ्लैट्स भी ले लें, ऑफशोर कंपनीज भी ले लें? वो कह रहे हैं मैं अर्न भी नहीं करता. इज दैट पॉसिबल? जो उनका आज का जो बयान है, सच पूछे मैंने पूरा सुना नहीं है, लेकिन देखें बड़ा आसान सा इसकी आंसर है. आपको हर चीज़ एक टेक्निक के तरीके से आप ब्रेक डाउन करें. ठीक है, नवाज शरीफ को नहीं पता कि उसका नहीं है, बेटों का है, नो प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम ये एक्सेप्ट करें कि ये फ्लैट्स बेटों के हैं? नहीं, मतलब है कि बेटों ने उनके बेटे की एक कंपनी है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, उस पर कई प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जो खरीदी गई हैं, उस पर फिर काम किया गया है, कई फ्लिप हो गई हैं, कई रेनोवेट करके बेची गई हैं. आई थिंक मैंने लास्ट चेक किया था कुछ शायद 15-16 से ज़्यादा उस पर प्रॉपर्टीज जो आई गई हैं, जो दे मे नॉट बी देयर राइट नाउ. उसमें यह कि आपको उनको देखना होगा कि जब हसन और हुसैन नवाज ने ये जब शुरू की थी, जब एवनफील्ड जो अभी आपने इंटरव्यू दिखाया था हसन नवाज का, उसमें मतलब इसकी क्या एज थी इस इंटरव्यू में? I think he must be in his 20s. He must be in the 20s. I mean, 19. आप एक 20s में एक नौजवान लड़के को ये नहीं पता कि उसके सर के ऊपर जो छत है वो किसका है, रेंट भी कर रहा हो, चले अगर रेंटेड प्रॉपर्टी भी थी, उसको ये भी नहीं पता कि कौन रेंट कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ. हाँ, उसका वो कैसे उसको हालांकि वहाँ पे यूके में तो काफी जल्दी आप समझदार हो जाते. यूके में क्या, दुनिया के किसी हिस्से में आपको नहीं पता कि ये घर किसका है, कि आप रेंट भी कर रहे हो, आपको पता होता है कि लैंडलॉर्ड कौन है, ठीक है, और पूरे फैमिली मेंबर उसको पता होता है कि क्या है. तो इसमें ये कि आई डोंट नो व्हाई इसने इंटरव्यू भी गया भी क्यों उस पर. लेकिन बात ये कि जब अगर बच्चों ने ये फ्लैट्स लिए हैं, उन्होंने एवनफील्ड तो नहीं डाला ना बच्चों पे, एवनफील्ड आज तो नहीं डाला ना. आज उन्होंने जो कहा है, एक तो उन्होंने नायब के वाले से बिल्कुल इनकार कर दिया, दूसरा वो कह रहे हैं बच्चों से उनका ताल्लुक कोई नहीं है. देखिए, ना उन्होंने बच्चों को पैसे भेजे, ना बच्चों से उन्होंने कोई ना उनसे जो गिफ्ट्स के इल्जाम ये लग रहा है कि बच्चों ने किया, वो कह रहे हैं उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है. हाँ, देखिए इसमें यह है कि जो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक मैंने जो की थी या देखी थी, उसमें यह था कि BVI से एक लेटर था, आई एम फॉरगेटिंग द जेंटलमैन्स नेम, अर्नेस्ट या ओवन या ऐसे कुछ नाम था, जो BVI मोसाक का जो डायरेक्टर होता है, और फिर एक और मेरी या कोई थी नीचे जो साइन करती है. उसमें जो ईमेल जो लीक हुई थी उसमें मरियम ठीक है का नाम था. राइट, यस, ये स्टोरी थी बिल्कुल. तो उनने जब मरियम को वहाँ एज अ डायरेक्टर या बेनिफिशियल ओनर रखा था, हाँ. तो उस वक्त मरियम तो वाज अ डिपेंडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ. राइट. तो वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? डिड इट कम फ्रॉम, मतलब उनके मियाँ से आया था पैसा, ठीक, कि उसने वो रखा था या क्या? तो देखें, जब आप ओहदे पे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम अ नॉर्मल सिटीजन. राइट. आपको हर चीज दिखानी होती है कि क्या है. तो इनने जब मरियम के ऊपर ये एवनफील्ड था, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, ये इन दोनों भाइयों में से एक में से था, हसन या हुसैन का. तो इनने जो वहां से जब शुरू किया था, उनकी पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने इस पर काफी काम किया था, लेकिन सॉरी आई डिडंट रियलाइज कि हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं इतना फ्रेश नहीं हूँ उस पर. लेकिन जो सीड मनी जो आया था, वो हसन ने कब लंदन में, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि हसन ने या हुसैन ने वो लंदन में कमाया है, ठीक है, लेकिन कब कमाया है? जब वो 15 साल का था, 14 साल का था, मतलब
कब उसने कमाया? I want to know, I want to be inspired कि उसने मतलब है कि I thought I was young, I want to be inspired कि उसने कैसे इतनी जल्दी 14 साल की उम्र में वो सीड मनी जो देखें, जो बाद में जो पैसा आता है वो तो रिवॉल्विंग पैसा आता है, लेकिन जो मेन पैसा, लेकिन जो पहले से जो शुरुआत हुई थी उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ठीक, सो या तो वो बाहर पूरी नौशरी की बाहर रहता पूरी जिंदगी, ये पॉइंट है, ये लूप होल है। लेकिन जो आज कहा नवाज शरीफ साहब ने वो अहम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका उससे कोई लिंक नहीं है। दैट इज इंटरेस्टिंग। लिंक ही जोड़ने की कोशिश कर रहा था नैब, और नैब के इस हवाले से प्रोसिक्यूशन आपको ठीक लग रही है नैब की? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लूप होल है उसके अंदर, साबित नहीं कर सके वो। डू यू बिलीव कि नैब की प्रोसिक्यूशन बिल्कुल टू द मेयारी है, सही है? मैं समझता हूँ नैब की है बहुत अच्छी प्रोसिक्यूशन, और वो काफ़ी मतलब है कि सही पॉइंट्स पे उन पे हिट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि मेथोडिकल होना चाहिए उस अप्रोच पे। ठीक है। तो आपको लिंक देखिए, लिंक आता है कि आप एवनफील्ड हाउस यहाँ है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में, ठीक है, नवाज शरीफ की यहाँ की जो बिजनेस है, मैं फिर से वाज़े तौर पे कहता हूँ, नवाज शरीफ को एवनफील्ड हाउस ओन करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कोई गलत काम नहीं है कि नवाज शरीफ का एवनफील्ड हाउस है या जो कंपनीज थी वो हैं। लिंक ये कि जब उनने वो कंपनी यहाँ मुल्क से बाहर ली थी, ठीक है, तो उनका बिजनेस भी कोई मुल्क से बाहर था कि वहां वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके यहाँ भेज रहे, उस प्रॉपर्टी की तरफ भेज रहे थे खरीदने के लिए, या उनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में था। ओके। अगर नवाज शरीफ बोले कि उसका बाहर भी था, उसने पैसे पाकिस्तान से नहीं निकाले, यहीं रहे, उसका बिजनेस बाहर था, तो वो बिजनेस एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिशियन, एज एन MNA, वो क्या डिक्लेयर था? ठीक है, अगर डिक्लेयर था तो फिर से कोई मसला नहीं। So you realize जो इसमें लूप होल्स हैं, जो मामलात हैं, और वही नैब है। So again, अब this time you are in a position, you are an educated person, you understand इंग्लैंड के क्या रूल्स हैं, पाकिस्तान के क्या रूल्स हैं, तो ये इतनी सारी इल्जामात सवालात आपके हवाले से क्यों आ रहे हैं? फिर ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से आ रहे थे, उस पर हम सवाल करे थे, लेकिन अब सिमिलर क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, लेट्स बी फेयर टू यू, यू वर नेवर द प्राइम मिनिस्टर, आपने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपने होल्ड किया, लेकिन ये सवालात अब आपसे क्यों किए जा रहे हैं? वजह क्या है उसकी? मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ एक मैं ही मिलूं कंपेयर करने के लिए। नहीं, I clarified, you've never been prime minister, मतलब कि ना मैंने कभी पहली दफा I'm 37, पहली दफा in 37 years मैंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किए। मैंने खैर मैं कह भी नहीं सकता पहली दफा, क्योंकि मैं अभी तक मैंने पाकिस्तान में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। नेवर। ठीक। तो मेरी यहाँ कभी बिजनेस थी ही नहीं या होगी। मैंने एक चीज वाज़े भी कर दी कि मैं करूंगा भी नहीं। ओके। तो और दूसरी चीज ये कि मेरे जो वालिद थे, मेरी जो फैमिली थी पूरी, वो 40 साल से बाहर रही है। मेरे वालिद की भी यहाँ से कोई इनकम नहीं थी। मेरी जो 6 मेरी कंपनीज जो आई हैं पैनामा लीग्स में, ये कुछ 14 साल या 13 साल या 11 साल, कोई 11 कोई 13 साल पुरानी है। ठीक है। और उससे 20 साल पहले भी मेरे वालिद इंग्लैंड में ही थे, प्रॉपर्टी का काम ही कर रहे थे, वहीं थे, नौकरी थी उनकी। So basically you are saying कि ना कभी पाकिस्तान में कारोबार किया और करना भी नहीं है, करने भी तो कोई हर्ज नहीं, करने में हर्ज नहीं है, लेकिन अब दूसरों को कह रहे हैं कारोबार लेकर आओ, तो आप ही ला दूसरों को कह रहा हूँ, लेकिन अगर I'm in as a special assistant, मैं एक पोस्ट पे हूँ, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ कारोबार नहीं करने आया, मैं यहाँ देने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया। अगर मैं यहाँ कारोबार करूँ तो नेचुरल से एक बात होती है, चाहे आप वो जितना भी क्लीन हो, साफ हो, लेकिन नेचुरली अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर है, पाकिस्तान के वो हालात नहीं है अभी तक, वी हैवंट बिकम सच अ क्लीन डेमोक्रेसी, इदारे इतने साफ नहीं है कि एक पॉलिटिशियन रहे और ही कांट अब्यूज हिज पावर। तो बेशक उसमें करप्शन ना हो, लेकिन पावर अब्यूज भी हो सकता है उसमें। तो ये ना हो कि 5 साल बाद फिर मैं ज़रदारी के साथ कंपेयर हो, अभी नवाज शरीफ साहब के साथ आपको कंपेयर किया गया, तो फिर ज़रदारी साहब से नेक्स्ट ज़रदारी का कुछ हो, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, मुझे जरूरत कोई नहीं, तो मैं क्यों करूं। राइट, विल टेक अ ब्रेक, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी आपसे हैं। राइट आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। And welcome
वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई शख्सियत अपोजिशन की तनकीद और इल्ज़ामात की ज़द में अगर हम कहीं नंबर 1 है, टॉप पर हैं, तो वो ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब ही हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं। एक नज़र डालते हैं ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं। दोहरी शरीयत के मालिक हैं, ये इल्ज़ाम लगा। दोहरी शरीयत वाला शख्स वज़ीर आज़म का मामले खुसूसी नहीं बन सकता कहा गया, लेकिन लीगली ऐसा हो सकता है। आपके नाम ऑफशोर कंपनीज हैं, नैब में तहकीकात जारी हैं, ब्लैक लिस्ट में आपका नाम शामिल रहा है और अब तक आप बैरून मुल्क से कोई बड़ी सरमायाकारी लाने में नाकाम रहे हैं। ये इल्ज़ामात आप पे लगे हैं। आखिरी Let's start with- इल्जामात अच्छा वन बाय वन क्या वन बाय वन करते हैं। सो यू आर डुअल नेशनल, जी राइट? राइट ओके, यू आर एंड यू प्लान टू स्टे डुअल नेशनल, क्योंकि गवर्नर सर्वर ने तो अपनी दे दी थी नेशनल। हाँ लेकिन वो गवर्नर बने थे, ठीक है, राइट। तो गवर्नरशिप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप नहीं ले सकते ठीक है। अगर आप ड्यूल नेशनल हो। कभी खान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें गवर्नर बनाना चाहता हूँ या शायद कुछ और, तुम छोड़ दो? नहीं अभी तक कुछ नहीं जी। अगर कहेंगे तो विल यू कंसिडर दैट? देखिए मेरी एक सिंपल पॉलिसी, व्हाटएवर खान साहब बोले डन, जो भी बोल देंगे आप कर देंगे। देखिए आप जब एक लीडर के पीछे चलते हैं एंड यू बिलीव इन देम, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनके स्टेप्स को के अंदर यकीन, जो लीडर और एक दूसरों में फर्क क्या होता है कि लीडर का विजन आपसे बहुत आगे होता है। तो जाहिर सी बात है खान साहब जो भी बोलेंगे जायज बोलेंगे, तो you can give up your nationality then. if you ever ask me to I would. It's a big statement, you realize that. You know, अभी फोन करके कह दें उसके बाद ही कि छोड़ दें nationality, but you made that statement. Legally बन सकते हैं आप मुआवने खुसूसी दोहरी शरीयत रखे, लेकिन इल्जाम लगाती है बार बार अपोजिशन। सो लीगली हमने ये चेक भी किया। लेकिन इसमें देखें अगर बन सकता हूं या नहीं बन सकता, एक सब जुडिस मैटर क्योंकि कोर्ट में, ठीक है, और इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। लेकिन अब बात ये कि इसमें कोई जो आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात है नहीं कि ऑपोजिशन इसमें कोई के पंचिंग बैग बना ले। ऑपोजिशन लोगों को अपनी छोड़नी पड़ी सीट क्योंकि वो डुअल नेशनल थे। हाँ लेकिन कौन सी एमएनए की सीट की बात करें ना। हाँ एमएनए, लेकिन अगेन एमएनए पार्लियामेंट में जाता है, स्पेशल असिस्टेंट पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। बट आपको पता है आपका पोर्टफोलियो इज इक्वल टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। But when you say the portfolio is equal to Minister of State, it says status of Minister of State. Meaning कि या तो वो लिख दें status या वो लिख दें इसका मतलब है कि आपकी तनख्वाह इतनी है, आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक नौकर है, आपके पास ये। Instead of doing all of that, they just say status of Minister of State. और जो ये एक लोग आगे पीछे करते भी हैं कि पता नहीं कैबिनेट का हिस्सा हो ये वो, कैबिनेट में भी एक स्पेशल असिस्टेंट को इजाजत नहीं है जाने की unless the Prime Minister invites him. It's by invitation only. सिर्फ अगर वो आपको बुलाए। करते हैं आपको इनवाइट वो? हाँ करते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स में। लेकिन बाकी स्पेशल असिस्टेंट्स को भी करते हैं ना। अच्छा, और आप वहाँ पे अपनी राय वगैरह भी देते हैं? अगर मेरे रिलेटेड टॉपिक हो तो जी ठीक है, अब देते हैं। आप कभी पाकिस्तान में रहे हैं इससे पहले? जी मैं 13 साल की उम्र पे यहाँ शिफ्ट हुआ था और कुछ 18 तक रहा था। तो रहे हैं आप यहाँ पाकिस्तान में। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि आपने तमाम बिजनेस भी बाहर ही रखा, उसके अलावा कभी आके रहे नहीं है यहाँ पर। सो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई मामलात समझने में, या यू आर वेरी वेल वर्स्ड पाकिस्तान के मामलात से? अल्हम्दुलिल्लाह वेल वर्स्ड। और ये भी कहा जाता है कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको क्योंकि पता नहीं होता करप्ट सिस्टम किस तरह चलते हैं, बात कैसे करेंगे, आपको समझ आया? ऐसा तो नहीं कि आता जाता था, मेरे वालिद और मदर दोनों ने यहाँ कुछ 6-7 साल पहले यहाँ या उससे ज़्यादा शिफ्ट हो गए थे वापस। तो फैमिली भी यहाँ थी मेरी, जो मेरे ताया यहाँ थे, मतलब एक 3-4 दफ़ा MPA बन चुके हैं, अभी मेरे कज़न MP हैं। तो एक उस साइड से तो वैसे ही हमारा एक ग्रास रूट लेवल गाँव से हम एक ग्रास रूट लेवल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये नहीं कि बाहर था तो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जो मेरिट पे तकर्रुरी है, जो सवाल आपसे करती है अपोजिशन कि मेरिट पे खान साहब ने कहा था मैं तकर्रुरी करूंगा, बट फॉर समवन जस्ट एंड नो ऑफेंस टू यू, आई एम श्योर आप सीख सकते हैं, सीख चुके होंगे, आपको शायद मुझसे ज्यादा ही पता हो पाकिस्तान का। लेकिन मैं कुछ ऐसे पढ़ने के लिए कई बार मैं डिस्कनेक्ट हो गई पाकिस्तान से। अक्सर लोग जाते हैं, उनको समझ नहीं होती, फिर वक्त लगता है समझने में। तो आपके ख्याल से आप एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में रहा होता, उसकी निस्बत यू आर बेटर टू डू दिस जॉब? देखें पहली बात तो ये आप ना डिस्कनेक्ट होती हैं, वो तो आपकी मर्जी थी कि आप डिस्कनेक्ट हुई हैं। अच्छा, ओके, इसमें सो यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड। मैं देखें, मैं अगर पहले डिस्कनेक्टेड था
पूरी ज़िंदगी जब बाहर रहा हूँ तकरीबन, तो मैं डिसकनेक्टेड था किस हद तक, लेकिन मैं पिछले 6-8 सालों से 7-8 सालों से खान साहब के साथ हूँ हर चीज़ में। ठीक, मतलब आप उनका कोई भी दौरा देख लें, Right. आप पाकिस्तान के अंदर क्यों, कोई भी वजह क्या है? इवेंट क्यों देख खान लें, साहब आपको अपने साथ रखते हैं हर वक्त? वो देखिए मेरे लिए तो वो एक इंस्पिरेशनल लीडर है। मतलब मैं बाहर भी रहता हूँ, मैं और भी थिंक टैंक्स में रह चुका हूँ हर चीज़, लेकिन एक बंदा वहाँ मैं इंस्पायर नहीं हुआ था, खान साहब से मैं इंस्पायर था। आपने कोई फंडिंग कभी की है पीटीआई की? नहीं, मैंने चैरिटी इवेंट्स होल्ड किए हैं खान साहब के लिए, काफ़ी सिंगापुर में भी किए हैं, लंदन में भी किए हैं। तो मतलब जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ अपनी छोटी कैपेसिटी में मैंने कोशिश की है। राइट, बट कोई रीजन आपको लगता हो, क्योंकि खान साहब बड़े सिलेक्टेड ग्रुप को अपने साथ रखते हैं, तो इंस्पिरेशनल लीडर तो बहुत सारे लोगों के हैं, वाई, क्या रीजन क्या बनी थी आप लोगों के क्लोज एसोसिएशन की? देखिए उसमें तो आप उनसे पूछें, लेकिन उनसे मेन चीज़ ये थी कि आई गेस खान साहब बाहर रह चुके हैं काफ़ी, वो बाहर की डायनामिक्स समझते हैं कि एक लेवल के अंदर ब्रेक इन करना पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल था। मतलब खान साहब के ज़माने में सिर्फ एक खान साहब थे, राइट, और कोई नहीं था, एक वाहिद पाकिस्तानी थे। तो जब हम मिले हैं उनने देखा था कि शायद वही सर्कल इसकी भी है, एक यंग है, कामयाब है इस एज में, मतलब शायद इसमें कोई बात हो कि कामयाबी इसने ये हासिल की है कि वहाँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और मतलब है कि उस डिफ़िकल्ट सर्कल्स में हर चीज़ इसका डायस्पोरा के साथ और फॉरेनर्स के साथ इसका एक अच्छी मूवमेंट है, तो उन्हें वो शायद रिकॉग्नाइज की हो। सो प्लान क्या है आपका? किस तरीके से आप अपनी जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें क्या करने के इरादा रखते हैं आप? देखिए और कहाँ पे आपके जो, जैसे आपने खुद कहा कि आपके ताल्लुकात समझ है यकीनन हुए बाहर, उससे कैसे मदद मिलेगी आपको? उसमें देखें जो मेरा जो स्किल सेट है इस मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री में काफ़ी डाइवर्स चीज़ें हैं। एक तो वो है कि जो यहाँ से जो गरीब लेबर बाहर जाता है, राइट, उसकी बाहर उसके हकूक, उसके राइट्स को और मजबूत करना, उनका ख्याल रखना। ठीक है, जो कि अभी तक कोई खास नहीं रखा गया, कभी भी नहीं रखा गया, उनको अहमियत ही नहीं दी गई कभी। तो बाकी मुल्कों से बात करना, काउंटर पार्ट से बात करना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कतर के साथ बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है। 3-4 हमारे ट्रिप्स, उनके ट्रिप्स भी यहाँ आए हैं, और हमने नौकरियों के भी जो 100,000 जो नौकरियाँ हैं वो भी हमने कामयाबी से हम ख़त्म कर रहे हैं, और एक नया कोटा उनसे ले रहे हैं। वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर उनके अपनी एम्बेसीज में यहाँ मैं इनॉग्रेट कर रहा हूँ दिसंबर के पहले हफ्ते में, जो एक बहुत बड़ा मूव है, कभी पहले हुआ नहीं है। उनको अपना वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर उनसे बात करके मैं यहाँ खोल रहा हूँ कि यहाँ जो हमारा गरीब जो जाता है वो सिर्फ उनकी एम्बेसी जाए, और एक वन स्टॉप विंडो जहाँ वो हर चीज़ अपनी करे और उनके कॉस्ट पे करे। और ट्रेनिंग, क्योंकि सऊदी एम्बेसडर से भी कुछ दिन पहले की मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि जॉब्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पाकिस्तान से लोग चाहिए लेकिन ट्रेंड लोग ही नहीं मिलते, नर्सेज, इंजीनियर्स। उन्होंने कहा अभी 2 लाख के करीब नौकरियां थी, मगर पाकिस्तानी सप्लाई नहीं कर सके। जो अनफॉर्चुनेटली जो स्किल लेबर की जो ट्रेनिंग है वो शफकत महमूद साहब के नीचे आती है। ऑल्दो माइन साउंड्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन एक्चुअली मेरे नीचे आती नहीं है। वो शफकत महमूद साहब के नीचे आती है, लेकिन उस पर मजीद हम दोनों मिल के उसको हमें बेहतर करना है। और जहाँ तक सऊदी की बात है, तो ये सऊदी अरेबिया में एक अरबनाइजेशन आ रही है, उनके अपने इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि मे परहैप्स उनको वहाँ के अपने लोकल लोग ड्राइवर्स के लिए, स्टाफ के लिए अपने वहाँ चाहिए होते, तो हमें शायद उसका एक टेयर ऊपर वाकई स्किल करके भेजना चाहिए। और लेकिन जो वहाँ जो हमारे जो पाकिस्तानी है जो स्किल्ड हैं, जो 10 साल से क्रेन चला रहे हों या बुलडोजर चला रहे हों, जो स्किल्ड हुए हों वहाँ, उनका मेरा मेन मकसद अभी ये, और अगले 100 दिनों में मेरा मेन चीज़ ये कि उनको मैं कोई ब्रेक थ्रू दे सकूं कि वो पाकिस्तान आके मायूस ना हो। एक तो उनकी इंटीग्रेशन उनकी बेहतर हो, और दूसरी चीज़ ये कि शायद उनको और मुल्कों में वहीं से हम एक वर्कर दे दें, जैसे आप कह रहे हैं स्किल्ड, राइट। तो स्किल का बेस्ट ये कि उसने 10 साल सऊदी में काम किया, तो अगर मैं उसको कतर या कहीं और किसी और GCC कंट्री में मुल्क में उनको नौकरी दे सकते, तो वहीं से चले जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान आने की जरूरत ना हो। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, रऊफ क्लास्टर साहब को आप जानते होंगे, उन्होंने आपके बारे में कुछ तबसरा किया, वो आपको दिखाना चाहते हैं। लेट्स वॉच दैट। दूसरे लफ्जों में एक जुल्फी बुखारी को बचाने के लिए सारा पनामा केस बिल्डोज कर रहे हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यही पॉइंट है उनका। वो क्यों नहीं पेश हुआ नैब में, जैसे यहाँ जुल्फी बुखारी पेश नहीं हुआ? नैब वालों ने 3 दफा इसको नोटिस जारी किए हुए हैं, इसका नाम भी शामिल है 300-400 जो उसमें, बिकॉज ओरिजिनल पाकिस्तान से, इनके वाले साहब पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, उनका बिजनेस है यहाँ से। आपने लिंक ढूंढने हैं कि आपके बच्चे ने जो प्रॉपर्टी वहां बना ली है, जो नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लग रहे हैं कि कारोबार आपका यहाँ पर और बच्चे आपके अरबपति वहां बन के, सेम केस है। तो आपका वाले साहब वाजिद बुखारी जो है वो यहाँ पे वजीर भी रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज, अभी मैं उनका स्कैंडल भी लाने वाला हूं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो आपने वहां पे बनाई हुई ऑफशोर कंपनियां, अब्बा हजूर ने यहाँ ठेके लिए हुए यहाँ पे आपके एयरपोर्ट तमीर करने के, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है रेगुलरिटीज करप्शन हुई है, और इसमें कंपनी का भी नाम है बकायदा इनके वालिद की। कहते हैं मुझसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मेरे साथ आपने कहा है आपसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, नैब क्यों नहीं गया? जी, मैं नैब क्यों नहीं गया? मैं नैब गया हूँ, लेकिन 3-4 नोटिस के बाद गया हूँ। ठीक। क्योंकि बात ये थी कि मैं रहता था बाहर उस वक्त, राइट। पाकिस्तान में मैंने यहाँ बिजनेस नहीं किया हुआ, टैक्स फाइलर नहीं हूँ, फाइनेंशियल लॉ मेरे पे इम्प्लाई नहीं होता, तो मैं क्या चीज़ डिक्लेयर करूँ पाकिस्तान को, जब मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, न काम नहीं किया, रहता नहीं हूँ, बेरली कुछ 1 महीने के लिए यहाँ आता था, 2 महीने के लिए पूरे साल में, तो मतलब है कि उसमें मैं पाकिस्तान में क्या डिक्लेयर करता? There's no authority to make me। नैब एक अथॉरिटी है, वो आपको बुला रहा है। बिल्कुल है। तो जैसे हम हसन हुसैन नवाज को कहते हैं, यही क्लास साहब कहते हैं कि वो क्यों नहीं आते, वो भी कहते हैं हम क्लास साहब एक बड़े मिस इन्फॉर्म्ड इंसान है। उनका जो है कि मैं क्यों नहीं गया, हसन और हुसैन बाहर ही बैठे हुए हैं, मैं यहाँ ही हूँ। ठीक। उम्र का भी जब मसला हुआ था, मैं क्या वापस नहीं आया? मैं समझता था कि मेरे पे कोई मसला, मैं उम्र सऊदी से ही घर चला जाता, लंदन चला जाता, वहां से कहीं भी चला जाता दुनिया में। तो बात यह है कि जो 1, 2, 3 या 4 जो नोटिस थे, उनमें से 3 में से तो मैं पाकिस्तान में नहीं था। अब नैब मुझे लिखे कि जी परसों आपकी हेयरिंग है, मैं इंग्लैंड में बिजनेस कर रहा हूं, मैं उठ के आ जाऊं, कैसे हो सकता है? मैंने वापस पहले नोटिस का जवाब शायद मेरे वालिद ने दिया, दूसरे नोटिस का जवाब मैंने खुद वहां से लिखा कि किस ज्यूरिसडिक्शन के नीचे आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर कर रहे हैं तो मुझे 3-4 हफ्तों का नोटिस तो दिया करें। आप क्या समझते हैं कि मैं आप मुझे मतलब मैं उठ के दूसरे दिन कैसे आ सकता हूँ? इतनी क्या इमरजेंसी है? मतलब मैंने यहाँ से कुछ लूट के मैं गया हूँ पाकिस्तान में, क्या उस उम्र में कभी रह चुका हूँ कि मैंने यहाँ कोई काम करके मैं निकला हूँ? और जो ये फरमा रहे हैं कि फेडरल मिनिस्टर 4 महीने के केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो और फिर वो डेट कंपेयर करें कि कंपनीज की कौन सी डेट थी। और दूसरी चीज, मैं ये मिसकंसेप्शन, क्योंकि कई ऐसे किस्म के एंकर्स को ज्यादा समझ नहीं है, वो जो कंपनी जो होती है, कंपनी का ये नहीं मतलब कि उसके अंदर पता नहीं आपने कोई एसेट्स छुपाए हुए हो या चोरी का पैसा रखा हो। कंपनी बनती है $500-600 की। ठीक। आप जो 6 कंपनीज आई हैं पैनामा लीक्स में, मैंने नैब को तो इंशाल्लाह समझ आ गई कि उन कंपनीज में 5 में से तो कुछ है ही नहीं। खाली शेल, जिसको कहते हैं शेल कंपनीज, ऑफ द शेल्फ आप खरीदते हैं कि अगर मुझे कुछ खरीदना हो या कुछ करना हो तो मेरे पास अवेलेबल हो, तो 500-600 ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो सारे उनमें मसले हैं। दिस वाज एक्चुअली खान साहब पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से सबने ये कहना शुरू कर दिया। ये बात आपकी सही है। इवन पैनामा की जो वेबसाइट आई थी पैनामा पेपर्स की, उस पर भी ये लिखा था कि सब ऑफशोर कंपनीज डू नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। लेकिन आपको नैब असल में लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, जो पीएम साहब ने बोला था, ठीक है, जब उनने ये बोला था कि यहाँ ऑफशोर कंपनीज ऐसे होती हैं, उनने बोला था विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। उनने यहाँ के हालात देख के बोला कि जब यहाँ से एक पॉलिटिशियन, एक प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का भाई जब ऑफशोर कंपनीज खरीदता है, बनाता है, अपनी बेटी या बच्चों को उसके अंदर डालता है, तो उसका मतलब है कि करप्ट पैसा वहां जा रहा है, क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो वो कंप्लीटली वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की लेंस पहन के एक जवाब दिया गया है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया करें। ये कंपनीज आपको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर पाकिस्तान में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर
आई थिंक आफ्टर 1 year अगर आप कांस्टेंट या 180 days पाकिस्तान में रहें तो तब आप एक फाइलर बन जाते हैं वगैरह, देन यू हैव टू स्टार्ट इस वक्त आपका नाम है ब्लैक लिस्ट में? इस वक्त भी जी आपका नाम ब्लैक लिस्ट में अभी भी है? नहीं, ECL पे है। ECL के ऊपर है। सो आप ओवरसीज को देख रहे हैं और आप बाहर नहीं जा सकते? इंशाल्लाह केस उसका हाई कोर्ट में है, ट्यूसडे को डेट है, तो जो कोर्ट फैसला करेगा। आपकी तकर्री की समाअत सुप्रीम कोर्ट में, और अगर उसमें आई होप कि आपके हक में फैसला आए, लेकिन लेट्स से खुदा न खास्ता आपके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला? नहीं देखें, मुझे क्यों निकाला वो तो you'll accept जो भी फैसला आएगा। I don't think I have a choice but to accept, मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊंचा कोई कोर्ट है नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर अगर दलील हो इंसान के पास तो वो उसका हक है कि वो आगे रखे। लेकिन जो आप कंपेयर बार बार मुझे नवाज शरीफ के साथ कर रही हैं कि मुझे क्यों निकाला और ये वो, उसकी दलील क्या है? एक बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया है चोरी करते हुए, उसके फ्लैट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं हुए, ऊपर से कह रहा है कि मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं भेजा, उनकी मतलब है कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी बीवी जो थी वो कह रही है कि हम पैसे बेचते थे, बच्चा उसका टीवी पे आके कह रहा है कि मुझे फैमिली बिजनेस से पैसे मुझे रेंट के मिल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये छत किसका है, लेकिन मुझे रेंट के पैसे वहां से आते हैं। अच्छी तो मतलब है कि एटलीस्ट घर तो इन ऑर्डर में लेके आए ना। ठीक है, अगर आप एक और जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने पढ़े होंगे वो जरूर, उन्हें कहा वज़ीर आज़म आइन किताबें हैं, उन्हें बेलगाम इख्तियारात नहीं हैं। ये रिमार्क्स कोई डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहे कोर्ट की इस वक्त? हाउ विल यू टेक देम? आई मीन चीफ जस्टिस साहब की अपनी राय है, उनको कहने का उनका हक है, वो चीफ जस्टिस साहब है। आई डोंट टेक देम एज एनीथिंग। केस है, रिमार्क्स हैं, केस एक मेरिट पे एक बेस होता है, रिमार्क्स अपनी जगह पे होते हैं। राइट, अगर आप ब्रिटिश यू गॉट ब्रिटिश नेशनैलिटी, और जिस वक्त आपकी तकर्री हुई तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, दीगर भी हैं, वो बड़े खुश हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे आपको। सो आप वहाँ होते, वहाँ पे आप सियासत में बड़ा नाम हो सकते थे, आपने क्यों चूज किया कि पाकिस्तान में आप आना चाहिए? देखिए, मौला का करम है कि वहाँ जब भी मैं था, आप सही कह रही है, मैं आराम से सियासत में जा सकता था। विच पार्टी? आई डोंट, देखिए पार्टी इसलिए वहाँ चेंज होती है क्योंकि वहाँ एक राइट है और लेफ्टिस्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे एक मीडियम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर जो है वो भी एक मीडियम ढूंढने का कोशिश कर रहा है, कंजर्वेटिव्स भी एक मीडियम, कंजर्वेटिव्स नहीं रहे जो पहले थी, तो उसमें था। लेकिन मैं उस वक्त कुछ 3 या 4-5 साल पहले कंजर्वेटिव्स लीडरशिप ग्रुप में था, जो बेसिकली टॉप बिजनेसमैन होते हैं मुल्क के, उसके अंदर सर अनवर परवेज भी थे, ज़मीर चौधरी साहब भी हैं, उसमें मैं शायद सबसे यंगेस्ट था। 2 साल के लिए मैंने हिस्सा लिया उसमें। तो एक थिंक टैंक भी होता है, आप पीएम को एडवाइस भी कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो उसमें मैं था। लेकिन मुझे वो ब्रिटिश कहना, मुझे ब्रिटिश पॉलिटिक्स बहुत ही बोरिंग लगती थी। ये इंटरेस्टिंग लगती है आपको? इल्जाम लग रहे हैं आप पे, हर कोई, नवाज शरीफ भी आप पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? देखें, वो तभी मेरे लीडर ने, खान साहब ने मुझे हमेशा ये बोला था कि तुम पे तनकीद तब तक होगी जब तक तुम रेलेवेंट हो, एक थ्रेट हो। तो मुझे अगर मैं नेगेटिवली देखूं तो मैं वाकई बहुत डाउन कभी कभी फील भी करता हूँ कि यार मैं क्या